Which of the first person you had crush? मेरा दोस्त अगर देख रहे हैं तो मैं मजे की बात बताना चाहता जब उसको आप किस पे बिलीव करते हो, लव मैरिज पे, अरेंज मैरिज पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हमारे साथ है डॉक्टर सलमून और आज इनसे हम मजे की बातें करेंगे। हम इनसे सवाल करेंगे, ये हमें जवाब देंगे। ठीक है। कैसे हैं सर आप? ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? आज कुछ रैंडमली आपसे क्वेश्चंस होंगे जी और आपने उनके जवाब देने हैं। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल ये है, विच ऑफ द फर्स्ट पर्सन यू हैड क्रश? मेरी ना एक टीचर थी, नाम नहीं बताऊंगा उसका, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। यार वो बंदी स्माइल करती थी ना, तो मेरी स्माइल अपने आप निकल जाती थी। मतलब वो उस टाइम मैं शायद होऊंगा 6-7 में आई थिंक। तो वो एक बात बताऊं, अगर मैं नाम लूंगा ना, मेरे जितने क्लास फेल हुए ना स्कूल लेवल, वो बंदे जरूर, उनके पास सबका क्रश थी। हाँ। आपकी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में आपने बहुत फन किया होगा, नए नए आप जवान हुए, तो कोई ऐसी चीज जो आपने बहुत एंजॉय किया हो, जिसको जो आप लगता है कि टॉप ऑफ द बेस्ट थिंग, या वो चीज थी आपके लिए, या स्पेशल डे था कुछ ऐसा? मेरे लिए स्पेशल डे, मेरे लिए सारे स्पेशल डेज थे। अच्छा। जो दिन मेरा अच्छा गुजरता था ना, वो मेरे लिए स्पेशल डे होता था, और जो दिन बुरा गुजरता था, जाहिर बात है वो बैड डे ही होगा। तो ये उस दौरान कोई आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, लाइक कोई लड़की अच्छी लगी हो या? अच्छा, मेरी लाइफ का ना हमेशा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है। वो मेरी लाइफ का बैड एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे जो भी इंसान अच्छा लगा ना, उसे कोई और उठा के ले जाता है, उठा के नहीं, सॉरी, उसे वैसे ही कोई ले जाता है, और वो मुझे पसंद नहीं करती, वो किसी और को ही पसंद करती है। मोस्टली मेरे फ्रेंड्स में से होता है ना, जैसे कोई मेरा भी अगर मुझे वो पसंद है तो उसका क्रश मेरा फ्रेंड होता था, मुझे वो अच्छी लगती थी। मतलब हमेशा मेरे साथ यही हुआ, और मेरी चीज हमेशा कोई ना कोई ले गया। लेकिन हैंडसम आप बहुत हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं से हैंडसम हूँ। सीरियस अगर होता ना तो मेरे ख्याल से मुझे कोई छोड़ के ना जाता। मुझे जो भी मिलता है मुझे छोड़ के चला जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह आप हैंडसम है। और उसके अलावा आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल की जिंदगी ऐसी होती है, बचपन होता है, उसमें ना हम किसी ना किसी को ना फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ लोग टीचर्स को कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स को कर रहे होते हैं, कुछ लोग हम जैसे लड़कियों को कर रहे होते हैं। तो आपने किनको फॉलो किया? अच्छा, एक ना मैं आपको एक बात शेयर कर दूं कि मेरी, अगर मैं ये सुनाऊंगा ना तो मेरा दोस्त मुझे बहुत बुरा कहेगा। वो पता है कैसे? अगर मैं जैसे मैं तकरीबन मैं आई थिंक 7th-8th में होऊंगा शायद, तो एक लड़की थी। अगर मेरा दोस्त ये देखेगा ना, वो मुझे कॉल जरूर करने वाला है अभी। अच्छा, तो हुआ कुछ ये कि एक लड़की आई हमारे मोहल्ले में कह लो या कॉलोनी में कह लो, जहाँ मैं रहता था। आपके स्ट्रीट में? हम, हाँ। तो जब मैं घर में था तो मैं ऐसे, चारपाई थी हमारी सहन में ना, चारपाई लगी हुई थी, और मैं वहां पे पढ़ रहा था, ऐसे कुछ पढ़ रहा था। तो वो लड़की ऐसे ना हमारे मोहल्ले में आई थी, कोई न्यू घर में आई थी किसी के ना, साथ वालों के। तो जो हमारी जो साथ वाली जो वॉल थी ना, वहां से चढ़ के मुझे कहती अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। और मैंने कहा यार ये मुझसे बात कर रही है सीरियसली। तो उसके अगला पॉइंट ये था कि बाहर आ जाओ, बाहर खेलते हैं। मैंने कहा है, मुझे ऑफर कर रही है कि बाहर खेलना है। तो मैंने कहा ये ऑफर तो मैं जाने नहीं दे सकता। मैंने कहा ओके मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो जब मैं बाहर गया तो हम वहां पर प्लॉट्स वगैरह होते थे घर के बाहर, तो हम वहां पे खेलने लगे ना उनके साथ। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, मेरा हमसाया ही था। यार अगर तू सुन रहा है ना और देख रहा है तो यार मुझे कुछ मत कहना, मुझे पता है यार तुझे वो अच्छी लगती थी और वो तुझे लाइक करती थी, इस चीज को बुरा नहीं मानना, ठीक है? ये और बात है, मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। तो ये बात है। और उनको मुझे पता था कि शी लाइक्स हिम एंड ही लाइक्स हर। सो मैं उसमें सिर्फ एक थर्ड पर्सन था। और मुझे जब वो गई थी ना मोहल्ला छोड़ के, और जब उसे 2-4 दिन के लिए ऐसी, शायद 1 वीक के लिए आई थी, तो वो चली गई थी। तो मैं और मेरा दोस्त जो थे ना, तो हम रोज प्लॉट्स में जाके खेलते थे ना, हम सारे जितने भी लोग होते थे, तो वो भी आती थी, हम भी खेलते थे।
तो हम रोजाना ऐसे खेलते थे। लेकिन जब वो गई ना मेरे दोस्त बाहर आता था और ना मैं जाता था खेलने के लिए। तो होता कुछ ये था कि हम उस रात में, हालांकि बचपन था, कोई इस तरह का कुछ फील वगैरह कभी नहीं आया, लेकिन मैं रात को हमेशा सोते हुए ना सोचता था कि कोई चीज मिस कर रहा हूँ। हमें तकरीबन मूव ऑन करने में मैं और मेरे दोस्त को तकरीबन 2-3 हफ्ते लगे थे, लेकिन वो उसे रियल में अच्छी लगती थी। अच्छा। और मुझे तब फील आया कि वाकई ही कोई ऐसी फीलिंग होती है जो कि कोई इंसान अच्छा लगता है, और मुझे अच्छी लगती थी वो, और उसे मैं अच्छा नहीं लगता था, वो उसको पसंद करती थी। तो ये काफी हो सही जाता है, कोई नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त बहुत उसके पीछे क्रेजी था, और वो उसके घर भी गया, आउट ऑफ सिटी की थी, तो वो उसके घर भी पता करे। उस वक्त बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, वो तब पता भी करने गया उसके घर, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो चुके थे। तो इस तरह बात फिर अच्छा हुआ कुछ, ये मजे की बात पता क्या है? अच्छा, मेरा दोस्त अगर देख रहे हैं तो मैं मजे की बात बताना चाहता। जब उसको कॉल की ना उस लड़के ने, मेरे दोस्त ने, तो जब उसे कॉल की तो उसकी मदर थी शायद, तो उसने पहले कॉल पिक की। तो उसके बाद जो है ना उसको अपनी बेटी को किसी तरीके से ना उसने बुलवा लिया कि वो किसी तरीके से बात कर, और यकीन मानो उस लड़की ने पहचानने से इनकार कर दिया मेरे दोस्त को कि मैं तुम्हें जानती भी हूँ। तब वो उसे फिर थोड़ा सा सब्र आ गया कि नहीं, अब मैं सोचता भी नहीं इस बारे में कि जो है वो मुझे पसंद थी या अच्छी लगती थी। तो ये चीज फिर खत्म डर गई हो या नर्वस हो गई हो फैमिली के ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना और आगे चला जाता है, प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो जाती है लाइफ में। आप बहुत सारी नई चीज जब हासिल कर लेते हो ना, तो आपकी फीलिंग्स और आपकी वो चीज नहीं रहती। आपको जो आज अच्छा लग रहा है शायद आज से 2-3 साल बाद वो अच्छा ना लगे। आप किस पे बिलीव करते हो, लव मैरिज पे, अरेंज मैरिज? मेरे ख्याल है कि लव मैरिज मैटर नहीं करती, अरेंज मैरिज भी मैटर नहीं करती। मुझे लगता है कि पर्सन मैटर करता है जिससे हम कनेक्ट होने वाले हैं। अगर वो इंसान हमारे साथ कंप्रोमाइज करता है, हमें अंडरस्टैंड करता है हमारी चीजों को, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है। क्योंकि नाउ ऑनवर्ड आपकी पूरी लाइफ एक इंसान के साथ गुजरने वाली होती है टिल डेथ। यानी कि वो कहते हैं ना कि हुण तुसी कहते हैं ना जनाजा ही उठेगा अगले के घर से। तो यकीन मानो जो माँ बाप के घर में दिन गुजरे होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते, लेकिन जब आप कहीं जाते हो और आप पूरी लाइफ वहां पे गुजारते हो, मैटर वो करते हैं, क्योंकि आपने वहां पे अपना जनाजा भी उठना होता है। यानी कि मरने के बाद ही जो है वो वहां से जाना होता है। मतलब आप पूरी लाइफ वहां पे गुजारते हो, तो मैटर यही करता है आपका पार्टनर आपके साथ कंप्रोमाइजिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, और आपकी टेंशन लेता हो कि आपको क्या अच्छा लगता है या क्या नहीं। चलिए आप, और ये जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है लाइफ का। मुझे लगता है जिंदगी में 2 बहुत बड़े फैसले हैं, एक करियर चूजिंग और दूसरा लाइफ पार्टनर चूजिंग। ठीक है, चूज किसे करना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? जो आपसे मोहब्बत करता हूँ या जिसे आप मोहब्बत करते हैं? जो आपसे मोहब्बत करता है हमेशा उसी को चूज करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चूज उसी को करते हैं जिसे हम मोहब्बत करते हैं। ये हमारी साइकी है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो एक कॉमन है कि मतलब कि चूज करना चाहिए हमें जो हमें मोहब्बत करती है। एग्जैक्टली लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, दूसरी बात भी समझ लें कि हम चूज हमेशा उसी को करना चाहते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। शादी की एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? शादी एज कोई नहीं होती मेरे ख्याल से। शादी की कोई एज नहीं। जब आपको लगता है कि आपको शादी करा लेनी चाहिए और आपको कोई पार्टनर मिल जाए, बेसिकली लाइफ में वो इंसान जब आ जाए ना आपकी लाइफ में कि आप को लगे कि यार ये मेरा बहुत अच्छा पार्टनर हो सकता है लाइफ में, आप उसी वक्त शादी की कोई एज नहीं है। आपको 18 साल में भी ऐसा लग रहा है ना कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप करवा सकते हो। नहीं, कुछ लोगों का कहना ना स्टैंड होना, अपने पाँव पे खड़े होना, ऐसा कुछ नहीं, ये सब टोपी ड्रामे होते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि लड़का बिजनेसमैन हो या वेल एजुकेटेड हो या बहुत अच्छी पोस्ट पे हो। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे कि ये चीजें जरूरी होती है मैरिज लाइफ के लिए? मेरे ख्याल से एजुकेटेड हो मैटर करता है, बहुत बड़ा बिजनेस हो, बहुत जो है ना बड़ी जो है ना जॉब ना हो। मेरा ख्याल है लाइफ में अगर आपको चाहिए, आपको, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने आफ्टर मैरिज बहुत कुछ हासिल किया, जो इनके कुछ ना होने से बहुत कुछ होने तक का सफर होता है ना, जो दोनों पार्टनर्स लेकर चलते हैं, वो बड़ा प्यारा और खूबसूरत होता है। मैं इस पे बिलीव रखता हूँ
कि अक्सर लोग कहते हैं कि बना बनाई चीज मिले, मेरा बिलीव ये है कि दोनों मिलके बनाएं। एक महल बनाने में और बना बनाया में, देखो वो तो चला जाए, वो किसी भी टाइम आपसे छीन सकता है। जो आपने मेहनत से कमाया होता है ना, और जो आपने काबिलियत और स्किल से कमाया होता है, आपको पता है कि वो मैंने कैसे बनाया, आप दोबारा भी बना सकते हो। ठीक है? आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हो अपने लिए? मैं कैसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ, मेरी कोई जो है वो बड़ी ख्वाहिशात नहीं है। मुझे एक सिंपल सी सादा सी, जो कि मेरी हंसी में वो तो हंसे रहते और हैं। मेरे दुख में दुखी हो जाए, बस इतनी सी वो है। इस दौर में ऐसा पॉसिबल है? और सबसे बड़ी चीज जो मैं चाहता हूँ ना, बावफा और इखलाक अच्छा हो उसका, और किरदार और सब चीजें, ये मेरे लिए मैटर करते हैं। मुझे पैसा, खूबसूरती, बहुत ज्यादा जो है ना चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मुझे सही बताऊं तो मेरे लिए मैटर नहीं करती। एक सिंपल सादा, कुछ ना भी हो उसके पास, मुझे कबूल है, लेकिन अच्छी हो, मुझे समझे, मैं जब परेशान हूँ मैं उसे बताऊं ना, और वो मुझे समझ सके कि मुझे कुछ अब feel हो रहा आपसे है। ये पूछूंगा कि अच्छा बिजनेस करने के लिए क्या करना चाहिए? या एक इंसान, आपको पता है पाकिस्तान में जॉब्स बहुत लिमिटेड है, कम है, क्वालिफाइड लोग बाहर घूम फिर रहे हैं, एमबीए किए हुए भी लोग हैं, तो नौकरियां नहीं है। मैं आपको सही बताऊं ना, आजकल के दौर में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल का जो सबसे बड़ी जो चीज है ना, आपके पास आपका मोबाइल है। आपको मैं बता नहीं सकता कि लोग सोशल मीडिया में के जरिए जो है वो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन जो बात मैं करूंगा वो ये है कि सही तरह से यूज कैसे करना है उस चीज को, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको पैसा मेरे ख्याल से आप कमा लेते हो। आपको अगर स्किल्स आते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके स्किल से रिलेट करते हो और आप अर्न करते हो। लेकिन लोगों को इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है आज के दौर में कि हमें किस तरह इसको यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, और ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं। आप माशाल्लाह एक स्टेज पे हैं इस टाइम। जी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, पर हर बंदा इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। आपको यहाँ तक पहुंचने में कैसा फील हो रहा है? अच्छा, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि आई एम सो हैप्पी वेयर आई एम नाउ। मुझे लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए, अभी बहुत आगे मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पे मैं अभी भी हूँ, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। बेसिकली मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ कि सक्सेस ये नहीं होता आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो, या फिर आपके पास गाड़ी बंगला, ये सब चीजें, मैं इन चीजों को सक्सेस नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत पैसा कमा कर भी, बहुत ज्यादा गाड़ी बंगले कमा कर भी दुखी हूँ, तो मेरा वो पैसा, वो मेरे महल, वो मेरे बंगले, वो मेरे किसी काम के नहीं है। और लेकिन अगर मेरे पास एक छोटा सा घर हो, छोटी सी गाड़ी हो, खुश हूँ लाइफ में, मैं अच्छी जी रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी बात, अच्छा लाइफ पार्टनर हो जो कि आपको सहारा दे, सपोर्ट करे, केयर करे, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये सक्सेस होती है। इसे हम लोग ना इतना लाइट ले लेते हैं। एक चीज मैंने और आपने देखी है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ना आप बहुत काम रहते हो, बहुत कूल रहते हो। आमतौर पे लोग क्लैप्स कर जाते हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या रीजन हो सकती है, या आप कैसे ये कर पाते हो? अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, मेरी जो लाइफ है ना, थोड़ी सी ना शुरू से मुझे लगता है, खैर सबकी ऐसी ही लाइफ गुजरती है, टफ ही होती है। लेकिन मुझे वहां से, जो काफी लोग होते हैं जब टफ लाइफ गुजारते हैं ना, तो उससे कुछ सीखते नहीं है। मेरे ख्याल ये गलत करते हैं। सीखना चाहिए लाइफ से कि उस चीज को फिर दोबारा कैसे हैंडल किया जाए। मेरे लिए जो जरूरी है वो ये चीज है कि आप अपने टफ टाइम से सीखें। जो मैंने सीखा है वो दो अल्फाज में इसको मैं सारी चीजों को जो है वो कंप्लीट करूंगा। सब्र और बर्दाश्त, ये मेरे अंदर बहुत है। मैं बड़ी बड़ी बातों को जो है ना बर्दाश्त भी कर लेता हूँ, और बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे सब्र भी कर लेता हूँ। इसीलिए मैं, आप कहते हैं ना काम कैसे रहता हूँ, हो सकता है मेरे अंदर भी काफी चीजें चल रही हों कि मैं ये कर दूं, वो कर, बट मुझे लगता है जितनी बड़ी सिचुएशन हो, जो भी जितनी तकलीफदार सिचुएशन हो, मुझे वहां पे काम रहना होता है। जहाँ पे मुझे लग रहा होता है ना कि मैं इस बंदे को उड़ा के रख दूं, या मुझे इसको
कुछ कर दूं, उसी टाइम में सबसे ज्यादा काम वहां पर रहता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे। जी जरूर। मैं सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ों में, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मैं कुछ भी करने जाऊँ ना तो वो मुझे कहते हैं कि करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मेरी मदर बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन, आमीन। और उनकी दुआएं हैं मेरे साथ हमेशा। मुझे आज भी याद है कि मेरी जितनी भी, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, अपनी मदर की वजह से हूँ। और मेरे फादर का भी रोल उतना ही है, मेरे भाई का भी उतना ही रोल है। मैं अपनी फैमिली को बहुत जो है ना, इसके लिए क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और थैंक यू सो मच माय ब्रदर, माय फादर, माय मदर, जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और मुझे आज भी याद है कि मेरी एक दफ़ा कॉलेज फ़ी थी, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो एक फ़ी जब बैंक से निकलवाने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर और मैं गए थे बैंक से पैसे निकलवाने, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप ना इस पैसे को सेव रखें, प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं सामने खड़ा हुआ था, तो काफ़ी जैसे फील होता है कि यार इतनी बड़ी फीस जो है वो जो फ़ी है वो मेरे लिए वो कर रही है। तो उस टाइम पे मुझे जो फील है, तो मेरी मदर आगे से पता है क्या कहती मेरा बेटा है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी कमाई है जिंदगी की, अगर मैं इसको पढ़ाऊंगी तो बेसिकली मैं अपनी जायदाद बना रही हूँ। तो ये बात सुनकर मुझे इतना थोड़ा बहुत तो बुरा उस टाइम पे फील हो रहा था, लेकिन जो ही आज मैं देखो मुझे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, आज मैं कुछ भी कमा रहा हूँ, तो वो मेरी मदर की बदौलत, और मैं उन्हें कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। और अभी भी मेरे दिल में है, मुझे याद आती है, मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। और अकेले जब मुझे दुनिया बहुत तंग करना शुरू कर देती है, जब मुझे तकलीफों में, तब मैं अकेला बैठकर अपनी माँ से बातें करना पसंद करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, और हमारे नाज़रीन को भी आपने टाइम दिया, और उनको अच्छी से अच्छी टिप्स भी दी हैं, इसमें अपनी लाइफ के बारे में भी बताया है। और मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच।